नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 कल आप लोगों को शाम में क्लास दी गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक उस पार्ट 1 क्लास को नहीं देखा है, आप उसको देख लीजिए, तभी वहाँ से ये क्लास आगे आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं और आप सभी अभ्यर्थी कमेंट जरूर करें, लाइक भी जरूर कर दिया करें सेशन को। और आपका अगर कुछ भी डाउट रहे, क्लास अच्छी लगे, अच्छी नहीं भी लगे, कुछ कमी भी लगे, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ में जो अभ्यर्थी परेशान है इस समय थोड़ा प्रश्नों को लेकर कि एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को भी कराया जाए, तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। 6 से 7 दिन इधर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं जल्द से जल्द हम उनको कवर करा दें, कंप्लीट करा दें, ताकि उसके बाद जब एक बार आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे वो साइंस का हो, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें चैप्टर वाइज प्रश्न ही बनाने रहेंगे। उसके अलावा क्लासेस का हमें एक प्रकार से स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और अपना जो सहयोग है, सपोर्ट है, वो बनाए रखिए। तो यहाँ पर हमने जो कल का क्लास था, कल के क्लास में हमने पोषण को समझा था। पोषण के अंतर्गत हमने स्वपोषी पोषण को समझा था, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। इसके अलावा मानव में जो पोषण का कॉन्सेप्ट है उसको समझा था। और मानव में पोषण के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने मानव का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। आज वहाँ से आगे बढ़ते हुए जो मानव और अन्य जो प्रकार के जो चीज़ें होती हैं श्वसन से संबंधी, उनको हम समझेंगे। श्वसन को इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब मानव के संदर्भ में हम श्वसन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऑक्सीजन का अंतःग्रहण करना, ऑक्सीजन का इंटेक करना और CO2 को जो है बाहर निकालना, यही प्रक्रिया मुख्यतः शामिल होती है रेस्पिरेशन में, श्वसन में। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक है श्वसन से संबंधित उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर बात करें, जो पोषण वाला चैप्टर था उसमें हमने इस बात पे बात भी किया था कि जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, तो कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। तो यहाँ पर बात करें तो जिन भी खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम में होता है या पोषण प्रक्रम के लिए होता है, तो जो सेल्स होती हैं बॉडी में, कोशिकाएं होती हैं, उनका उपयोग करती हैं विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए। एक उनमें से जैव प्रक्रम है श्वसन, जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो श्वसन में ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। और किस प्रकार से, तो अलग अलग जीव अलग अलग टाइप से करते हैं। कुछ जीव होते हैं जो ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। और आप सभी को पता है कि जो कुछ जीव होते हैं जो ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम सुना होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन या वायविक श्वसन जिसको बोलते हैं, जो कि एयर मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही है। तो कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि अभी हम फिगर के माध्यम से भी इसको समझेंगे। जबकि कुछ दूसरे अन्य जीव रहते हैं जो ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन सभी अवस्थाओं में चाहे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो चाहे ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना हो। यहाँ पर बात करें तो जो पहला चरण होता है उसमें क्या होता है, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो कोई C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही ग्लूकोज होता है। तो C6H12O6 एक 6 कार्बन होते हैं इसमें। C6 से मतलब यही है कि एक 6 कार्बन ग्लूकोज में जो लिखा गया है, इसीलिए लिखा गया कि C6H12O6 फार्मूला होता है, और जिसमें C6 मतलब कार्बन के 6 अणु हैं। तो यहाँ पर एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरेट में विखंडन होता है। तो जो पहला स्टेज होता है हमेशा, तो ध्यान रखिएगा, श्वसन में जो पहला स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि श्वसन के अंतर्गत हम बात करेंगे तो सभी अवस्थाओं में, चाहे एरोबिक श्वसन हो चाहे एनएरोबिक श्वसन हो, वायु की उपस्थिति में हो या वायु की अनुपस्थिति में हो, तो पहला चरण होगा ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में। ग्लूकोज किस में टूटेगा? पाइरुवेट में टूटेगा। और यह जो प्रक्रम होता है ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना या पाइरुवेट में विखंडन, ये कहाँ पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है, सेल में किस जगह पे होता है? तो सेल में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है। फिर इसके बाद बात करें तो इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ये भी एक स्टेज होता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और यह जो प्रक्रम होता है किण्वन के समय ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में जब किण्वन होता है तो वो
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब हमें जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्यों कहा गया है, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो इसलिए अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन का उदाहरण क्या है, तो किण्वन के समय में ईस्ट में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो पायरुवेट का विखंडन होता है, जब भी ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे या बात करें वायवीय श्वसन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा जिसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, तो वायवीय श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होगा तो पायरुवेट का जो विखंडन होगा ऑक्सीजन का उपयोग करके वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो पहला स्टेज है, अभी हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, जो पहला स्टेज है ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, ये कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है, ये सभी में पाया जाएगा, पहला चरण है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पायरुवेट का विखंडन अगर ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो इसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और मान लीजिए पायरुवेट का जो विखंडन हो और पायरुवेट का विखंडन होकर हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो हम समझेंगे कि यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में हो रहा है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। आइए एक एक करके देख भी लेते हैं फिगर के माध्यम से, जैसे यहाँ पर समझाया गया है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन, वायवीय श्वसन में यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का जो मोचन होता है अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी। और कभी कभी हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। तो पायरुवेट का विखंडन हो नहीं पाता है, आधा अधूरा विखंडन होता है, तो पार्शियल विखंडन के लिए पायरुवेट के एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु प्राप्त होते हैं जिसको हम लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। तो जब यहाँ पर पायरुवेट का विखंडन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की अभाव, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं हो रही है, ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रहा है, तो पायरुवेट उतने अच्छे से विखंडित नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो 3 केस हो गए जिसको हम अभी एक एक करके देख लेंगे। और हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो क्रैम्प वगैरह जो आ जाते हैं मसल्स में, मांसपेशियों में, तो वो किसके वजह से, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, तो ग्लूकोज सभी को पता है C6H12O6, C6H12O6। पहला केस हम लिखते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले जो पहली प्रक्रिया क्या होगी, ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुवेट में। पायरुवेट जो है 3 अणु वाला है और 3 अणु इसमें होते हैं। और पायरुवेट की अगर हम बात करें तो पायरुवेट का फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए C3H3O3, सभी में 3 होता है, तो C3H3O3 पायरुवेट का फार्मूला होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट किस में बनता है, तो कोशिका द्रव्य में बनता है, ये क्लियर है। फिर यहाँ पर बात करें, पायरुवेट हमारे पास है, पायरुवेट से अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकलेगी, और इसी जो श्वसन को क्या हम कहते हैं, वायवीय श्वसन, जो वायु की उपस्थिति या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है श्वसन, तो वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पायरुवेट जो टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड जल में, कहाँ पर टूटेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर दूसरा केस है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, पहला केस था ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा केस है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो ये ईस्ट में होगा किण्वन के समय, किण्वन के समय, ईस्ट में होगा किण्वन के समय, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। और ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट होगा किस में टूटेगा, तो इथेनॉल में टूटेगा, C2H5OH। तो 2 अणु वाला, 2 कार्बन अणु वाला हो गया, तो C2H5OH प्लस CO2। तो इस प्रकार से यहाँ पर। फिर तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगे, अभाव होने लगे हमारी मांसपेशियों में, तो हमारी मांसपेशियों में या पेशी कोशिका में, तब उस केस में पायरुवेट क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। कुछ यहाँ पर
तो ऊर्जा निकलेगी कुछ, तो ये चीज़ें। और लैक्टिक अम्ल का अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो C3H6O3, ये लैक्टिक अम्ल का फार्मूला है। तो 3 केस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और लैक्टिक अम्ल ये पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव की वजह से पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पर बात करें जो कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, तो कोशिकीय श्वसन द्वारा जो ऊर्जा निकलती है, बनती है, वो किस में कन्वर्ट होती है, तो एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो उसको तुरंत ही कहाँ पे लगाया जाता है, एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। और एटीपी से ही पूरे जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की अन्य क्रिया के लिए ऊर्जा मिलती है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी इंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। तो कुल मिलाकर एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो जो इंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, आंतरोष्मी जो क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, उनको परिचालन कराया जाता है। एटीपी की बात करें तो अधिकांश कोशिकीय परिक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा का मतलब है कि एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को हम कोशिकीय प्रक्रमों के लिए। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि एडीपी के साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। और एडीपी प्लस फॉस्फेट ऊर्जा मिलते ही ये क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझना था कि यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन हुआ। ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद जो कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से एटीपी का निर्माण हुआ। एटीपी का निर्माण कैसे हुआ, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट, इससे एटीपी का निर्माण हुआ। और एटीपी का निर्माण होने से तो एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा मुद्रा है, और इस ऊर्जा मुद्रा का इस्तेमाल किस में हुआ, आंतरोष्मी प्रक्रम के लिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, जो कि कोशिका के अंदर होता है। और जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलोजूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो ये आप याद रखिएगा, मे भी फैक्चुअली आपसे पूछ ले एग्जाम में। फिर यहाँ पर आगे बात करते हैं। हमने जो है कल की क्लास में बात किया था कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं। तो स्टोमेटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। तो ये भी आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो पौधों में कैसे होता है, तो विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, रात्रि के समय जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया होता है। तो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही पौधों में मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है। दिन में श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, अतः कोई CO2 नहीं निकलेगा, उस समय CO2 का एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा और इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होगा। तो दिन में ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होगा, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना मुख्य घटना होगा। कुछ यही कारण है कि जब बोलते हैं कि रात्रि के समय जो है बड़े जो बरगद वगैरह के वृक्ष हैं, बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, कुछ इसी कारण से। फिर यहाँ पर बात करें, जो जल में जानवर होते, जल में जंतु रहते हैं, उनको जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। विलेय ऑक्सीजन जिसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, विलेय ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन। तो घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जो जल में जीव रहते हैं। और डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसको हम किससे जो है चेक करते हैं, तो BOD का एक कॉन्सेप्ट होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर BOD ज़्यादा होगा, हाइयर होगा BOD, तो ये माना जाता है कि उस वाटर बॉडी में पॉल्यूशन हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। तो प्रदूषण को दिखाता है हाइयर BOD, और जो कम BOD होता है उससे लगता है कि जो मतलब ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो ठीक ठाक है किसी वाटर बॉडी में। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। जाहिर सी बात है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है उसके मुकाबले जो जल में घुलित ऑक्सीजन उसकी मात्रा बहुत कम होगी। इसलिए जो जलीय जीव होती हैं उनका जो श्वास दर होता है वो स्थलीय जीव की अपेक्षा बहुत द्रुत होती है, तेज होती है।
मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। तो क्लोम क्या होता है? गिल्स होता है। तो आपको पता है कि जो है गिल्स के माध्यम से मछलियों में जो ये प्रक्रम चलता है। तो मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, बलपूर्वक इसे क्लोम गिल्स तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। फिर यहाँ पर बात करें, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो स्थलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसका प्रयोग करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, यही फर्क होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं मानव का जो श्वसन तंत्र है, और श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो कुछ चीज़ें हैं तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे श्वास नली है, श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। नासाद्वार है, नासाद्वार को नेसल पैसेज बोलते हैं। और मुख गुहा माउथ कैविटी है। ग्रसनी को फेरिनिक्स बोलते हैं और कंठ को लैरिनिक्स बोलते हैं। तो ग्रसनी को फेरिनिक्स बोलते हैं, कंठ को लैरिनिक्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फुसफुस, जिसको लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फुसफुस। पसलिया रिब्स को बोलते हैं डायफ्राम। और साथ में यहाँ पर जो श्वसनी है, श्वसनी किसको बोलते हैं? तो ब्रोंकाई को बोलते हैं। श्वसनिका ब्रोंकियोल्स होते हैं। कुपिका कोश किसको बोलते हैं? तो एल्वियर सैक वगैरह होता है। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न है वो कुपिका से आपसे पूछा जा सकता है, कुपिका जिसको हम एल्बियोली कहते हैं। तो कुपिका या एल्बियोली की बात करें तो ये जो है क्षेत्र प्रदान करता है। क्षेत्र प्रदान करता है किसके लिए? तो गैसेस के एक्सचेंज वगैरह के लिए। तो अभी उसको हम देखेंगे यहाँ पर। और उससे पहले यहाँ पे एक परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम बात करें जो श्वास नली होता है, तो श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं। तो जो श्वास नली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो श्वास नली के ऊपर श्वास नली है। तो श्वास नली के ऊपर यहाँ पर, अभी यहाँ पे तो नहीं दिख सकता है, तो श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। सीलिया कहते हैं, CILIA, सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के सीलिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम जो है सांस लेते समय जो वायु से रोगाणु जा रहे हैं, धूल या हानिकारक कण जा रहे हैं, तो उनको हटा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं तो ये बालों जैसी जो संरचनाएं होती धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं, अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो है ऐसा होता है कि जो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों बोला जाता है। तो ये चीज़ है। अब वहाँ पर वापस टॉपिक पर आते हैं। लंग्स की बात करें तो फुसफुस के अंदर या लंग्स के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं या जिसको एल्बियोली कहते हैं। तो कुपिका या एल्बियोली। और कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। कुपिका का काम क्या होता है? परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कुपिका या एल्बियोली, ALVOLI, एल्बियोली एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। तो गैसों का विनिमय कौन कराता है? फुसफुस के अंदर, लंग्स के अंदर। तो कुपिका आपका आंसर, एल्बियोली आपका आंसर होना चाहिए। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, और जब भी हम श्वास अंदर लेते तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है, TGT साइंस में पूछा गया था। तो श्वास जब अंदर लेते हैं तो पसलियाँ हमारी ऊपर उठेंगी और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। और जब हम श्वास को बाहर खींचते हैं तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसके बारे में हमने 7th या 8th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है सिंपल शब्दों में। फिर यहाँ पर बात करें, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुसफुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखती है, जिससे कि ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। तो कुल मिलाकर जो लंग्स रहती हैं उनमें वायु का एक अवशिष्ट आयतन रखती है, जिससे कि दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाए, ऑक्सीजन अंतःग्रहण हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाए। फिर यहाँ पर बात करें, जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता है, तो जंतुओं का जब जब आकार बढ़ेगा, शरीर का आकार बढ़ेगा, तो अकेला विसरण जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है, तो डिफ्यूजन का जो प्रेशर होता है या विसरण दाब जो होता है, तो
डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जैसे जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ेगा तो कुल मिलाकर विसरण दाब से शरीर के सभी भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? तो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए श्वसन वर्णक होते हैं, रेस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं। और अगर हम बात करें रेस्पायरेटरी पिगमेंट का काम क्या रहता है, तो ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में बात करें तो श्वसन वर्णक क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो हीमोग्लोबिन। आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है और ऑक्सीजन को कैरी भी करता है। तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स में, आरबीसी में पाया जाता है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय होता है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में किस अवस्था में होता है, तो विलेय अवस्था में होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है हमारे रुधिर में किस अवस्था में होता है, तो विलेय अवस्था में होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नामक आपने एक गैस सुना होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हीमोग्लोबिन किसके साथ में बंधुता रखता है, ऑक्सीजन के साथ में उच्च बंधुता रखता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये क्या करती है, ये जो है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग कर देती है और हीमोग्लोबिन फिर जो है किससे दिल लगा बैठता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑक्सीजन छूट जाती है बहुत दूर और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में छूट जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचा पाएगा, अन्य ऊतकों तक पहुंचा पाएगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे दम घुटने लगेगा। तो इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम दम घोटू गैस बोलते हैं। तो दम घोटू गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को ये दूर कर देती है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का काम क्या था, ऑक्सीजन को सारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ तक पहुँचाना, ऊतकों तक पहुँचाना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाती है, ऑक्सीजन को दूर कर देती है। फिर उसके बाद जो है जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तक, ऊतकों तक, तब दिक्कत होने लगेगा, दम घुटने लगेगा। इसीलिए सीओ को हम दम घोटू गैस बोलते हैं। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं, वाहन। वाहन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन या वाहन की बात करें, मानव में वाहन की हम बात करें तो मानव में वाहन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देखना होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमें रुधिर के बारे में थोड़ा समझना है। तो रुधिर क्या करता है, तो रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुधिर क्या करता है, ब्लड क्या करता है, तो भोजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनको हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपने पढ़ा है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे बीपीएससी तैयारी में जो है पूछा गया, इस बार भी पूछा गया था। तो रुधिर में 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो तरल माध्यम को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। तो प्लाज्मा क्या कैरी करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को। वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता, वर्ज्य का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं, जहाँ पर हीमोग्लोबिन एक्टिव होता है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अब आते हैं हृदय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हृदय पंप से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हृदय जो है बात करें तो हृदय कैसा अंग है, तो हृदय एक पेशीय अंग है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो हृदय एक पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है और हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर का काम क्या रहता है, तो रुधिर को ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना रहता है। तो अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। और आपने पढ़ा है कि मानव में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, तो 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर या कोष्ठ होते हैं। तो 4 चैम्बर या कोष्ठ क्यों होते हैं,
ताकि जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपस में दोनों में ना मिले, तो उसको अलग करने के लिए ऐसा होता है। इसीलिए हमारे जो है 4 हमने पढ़े हैं कि 4 हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं या 4 कोष्ठ होते हैं। फिर यहाँ पर बात करें, ऑक्सीजन प्रचुर जो रुधिर होता है फुसफुस से हृदय में बाई ओर स्थित बाया आलिंद में आता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है? तो फुसफुस से, लंग्स से आता है हृदय में। कहाँ पर? हृदय में किस जगह पर? तो बाई ओर स्थित जो कोष्ठ होता है जिसको हम बाया आलिंद बोलते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम, बाया आलिंद या लेफ्ट एट्रियम में, बाया आलिंद या लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में बाई ओर स्थित बाया आलिंद में आता है। इसके अलावा बात करें, ऊपर वाला जो दायां कोष्ठ होता है जो कि दाया आलिंद है, तो दाया आलिंद में क्या आता है? तो शरीर से डीऑक्सीजनित कृत रुधिर इसमें आता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है दाया आलिंद में, दाया आलिंद। और दाया आलिंद को राइट एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना था। फिर फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो जैसे जल में बात करें, तो जल में स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? 3 कोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट या 3 कोष्ठीय जो हृदय होता है वो सामान्यतः जो है एम्फीबियंस में पाया जाता है। एम्फीबियन जिनको उभयचर बोला जाता है, तो एम्फीबियंस में पाया जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। और ये ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ समय तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। यानी कि इनमें 3 चैम्बर्ड होता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच और ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है आपस में मिल भी सकते हैं, तो ये सहन भी कर लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसी हिसाब से ये एडजस्टेड होते हैं। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं? उभयचर या फिर इंग्लिश में बोले तो एम्फीबियंस में होते हैं। फिर मछली की बात करें, तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो मछली जो है फिशेस कैसी होती? तो 2 चैम्बर्ड होती हैं। तो मछलियाँ 2 चैम्बर्ड होती हैं और यहाँ से रुधिर जो है क्लोम में, गिल्स में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि किन में जो है एक चक्रीय परिसंचरण होता है रक्त का, तो एक चक्रीय रुधिर संचरण या 1 वे ब्लड सर्कुलेशन होता है मछलियों में। तो एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी तरफ जो अन्य कशेरुकी वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो अन्य कशेरुकी जीवों में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है। इसे हम दोहरा संचरण कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर बात करें रक्तदाब की, तो रक्तदाब में बात करें तो रुधिर वाहिकाओं की जो भित्ति होती है, वॉल्स होती हैं जो, तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर की बात अगर हम करें तो यह जो दाब होता है शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। तो शिराओं जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। तो धमनियों में क्यों अधिक होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो धमनी के अंदर जो रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन या संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहते हैं, तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm Hg, पारा मतलब Hg हो गया, तो 120 mm Hg, तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। तो इसको आप कुल मिला के इतना याद रख लीजिए। आपसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाता तो आप क्या बताते हैं? 120/80 mm Hg। तो 120/80 क्या होता है? तो 120 होता है यहाँ पर प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब होता है 80। तो यही होता है, तो आप एक हिसाब से याद कर लीजिए। और इसको हम बोलते हैं, प्रकुंचन दाब को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर।
तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों का आंकड़ा होता है 120 mmHg। जो सामान्यतः मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो कितना होता है, तो 120/80 mmHg। तो 120/80 जब बोलते हैं तो यही होता है कि प्रकुंचन दाब 120/80, अनुशीतलन दाब 80, और ये mmHg में इसको मापा जाता है। mmHg में Hg मरकरी का होता है, पारे का होता है। फिर यहाँ पर बात करें रक्तदाब किससे नापा जाता है, तो परीक्षा में बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया। तो रक्तदाब को जो है स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो स्फाइगोमैनोमीटर से इसको नापा जाता है। तो SPHYG, फिर मैनोमीटर आप तो पढ़े ही हैं, तो मैनोमीटर, स्फाइगोमैनोमीटर से रक्तदाब को नापा जाता है। बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नलिकाओं का। नलिकाएं के अंतर्गत रुधिर वाहिकाएं, जिसके अंतर्गत जो धमनी है, धमनी की बात करें तो धमनी जो है रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं धमनियाँ। और धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब में निकलता है, तो इसीलिए धमनी में ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ हमने पढ़ा कि धमनी में जो प्रेशर होता है, दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज़्यादा होता है। तो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रुधिर होता है हृदय से उच्च दाब से निकलता है धमनियों के माध्यम से। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। उनकी मोटी भित्ति की आवश्यकता उनको होती नहीं है। रुधिर में दाब होता है, बल्कि क्योंकि उनमें एक रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने वाले वाल्व होते हैं, तो एक ही दिशा में जाना रहता है, तो मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती शिराओं में। और साथ में रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व्स होते हैं। तो धमनी का आपको याद रखना है, धमनी में भित्ति मोटी और लचीली होती है। हृदय जो रुधिर ब्लड होता है, ब्लड या रुधिर जो है हृदय से उच्च दाब से निकलता है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, जिसको हम जो है केशिकाएं कहते हैं। और ये भी सवाल आपसे पूछा गया टीआरई में। तो केशिकाएं या कैपिलरीज, तो कैपिलरीज बोला जाता है सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति जो होती है, जो कि एक कोशिकीय मोटी होती है। और रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा होता है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स, मान लीजिए कि किसी को चोट लग जाए, रक्तस्राव होने लगे, और रक्तस्राव जब होने लगेगा तो जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड जिस फ्लो से बह रहा था पहले शरीर के अंदर, चोट लगने के कारण कुछ पार्ट ओपन हो गया, खून बाहर निकलने लगेगा। तो जब खून बाहर निकलने लगेगा तो जो शरीर के अंदर का जो रक्तदाब है उसमें कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आएगी, जो शरीर का सिस्टम काम कर रहा है। इसे रोकने के लिए क्या करता है, तो रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। तो जो प्लेटलेट्स सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, वो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना देती हैं, रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती हैं, जिससे खून बाहर ना निकल पाए। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स अनुरक्षण करते हैं। और अनुरक्षण कैसे करते हैं, तो रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, जहाँ पर चोट लगता है रक्तस्राव को रोक देते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं लसिका का। तो लसिका जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, लसिका लिम्फ होता है। और लिम्फ की बात करें तो लसिका या ऊतक तरल कहते हैं, वहन का कार्य इसका भी है, और रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लसिका जो है वो रंगहीन होता है, अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ में पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसका वहन लसिका करती है, लिम्फ के द्वारा होता है। तो पचे हुए और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का, तो पचा हुआ और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा, लिम्फ के द्वारा होता है। फिर आते हैं पादपों में परिवहन। तो पादपों में जो परिवहन है उसको समझते हैं। इंसानों में हमने समझ लिया है ट्रांसपोर्टेशन को, अब पादपों में समझते हैं। तो पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंग विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था पिछली क्लास में कि जो पादप होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और क्लोरोफिल युक्त जो अंग होते हैं जो कि पत्तियों में पाया जाता है, तो पत्तियों में उनका जो है ऊर्जा को जो भंडारण होगा किस में होगा, पत्तियों में होगा। पौधों के लिए
नाइट्रोजन, फॉस्फेरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है, अन्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ पर सवाल पूछा गया था कि पौधों को जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो मृदा से, मिट्टी से मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो कि मृदा के संपर्क में रहती है उनसे किया जाता है। फिर बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम का काम क्या होता है, तो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। तो जाइलम का काम क्या हो गया, तो जाइलम से जल, याद कर लीजिए, जाइलम से जल यानी मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण यानी कि मिनरल साल्ट से उनका वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फ्लोएम पत्तियों में जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं यानी कि जो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज जो बनेगा स्टार्च के माध्यम से, तो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है, तो ग्लूकोज या स्टार्च होता है, तो खाने पीने का आइटम हो गया, तो उसको जो है खाद्य सामग्री हो गई पौधों की, तो पौधे की जो खाद्य सामग्री है या फिर प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद हैं उनको जो है पौधों के अन्य भाग तक वहन करता है। फ्लोएम का ये काम हो गया, जल, जाइलम का जल का काम हो गया और साथ में खनिज लवण को वहन करने का काम हो गया। फिर बात कर ले यहाँ पर जल का जो परिवहन होता है, जल का जो जल में जो परिवहन होता है जल का, तो जाइलम के माध्यम से होता है। तो जाइलम के ऊतक होते हैं जिनके बारे में आपने क्लास 9th NCERT में पढ़ा होगा। तो जाइलम ऊतक की बात करें तो जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं, संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। और यहाँ पर बात करें तो जो जल होता है वो अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता रहता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो जो जल होता है जाइलम के माध्यम से जाइलम में जाता है और जल के में जब जाता है तो ऊपर की ओर उसको धकेला जाता है। और जो भी पादपों की ऊंचाई हम लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, तो यहाँ पर दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं होता है। पादप जाइलम द्वारा सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुँचाने की कोई युक्ति करते हैं। आपने देखा होगा कि 30, अगर मान लीजिए कोई 100 फीट ऊंचा भी पेड़ है तो उसके ऊपर पॉइंट तक भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो वहां तक जल कैसे पहुंच रहा है, तो पादप जाइलम अपनी सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई युक्ति करते हैं। कौन सी युक्ति है उसको देखते हैं यहाँ पर। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। तो होता क्या है कि जल आपूर्ति, मान लीजिए कि जल आपूर्ति पादप को हो रही है जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हो रही है, और जब भी जल की रंध्र के द्वारा हानि होगी, स्टोमेटा के द्वारा हानि होगी इस्तेमाल होने के बाद, तो उसका प्रतिस्थापन कैसे होगा, उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन, तो वास्तव में जो कोशिका से जल के अणुओं का जो वाष्पन होता है एक चूसड़ उत्पन्न करता है। चूसड़ उत्पन्न सक्शन पुल बोलते हैं, सक्शन पुल बोलते हैं। जैसे आप एक स्ट्रॉ के माध्यम से जब आप जो है एक कोल्ड ड्रिंक को अगर आप सेवन करते हैं, खींचते हैं जब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जिस प्रेशर से आता है उसी को हम बोलते हैं चूसड़ उत्पन्न करता है, सक्शन पुल उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। तो जो जल होती हैं जड़ों में उनको जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पादप के जो वायवीय भाग होते हैं उनमें वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसको हम ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन का काम क्या होता है, तो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि जो जाइलम होता है, तो जाइलम में तो जल जाता ही है, जाइलम जल लेके जाता ही है, लेकिन एक जो प्रेशर होता है जिसके माध्यम से ऊपर पहुंचेगा वो किसके वजह से पहुंचता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा। तो जल के अवशोषण जड़ से पत्तियों तथा जल तथा उसमें विलय खनिज लवण के ऊपरी मुख गति में यानी ऊपर की तरफ गति में सहायक होता है। यह ताप के नियमन में भी सहायक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन ताप के नियमन में भी सहायक होता है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। और दिन में जब रंध्र स्टोमेटा ओपनिंग होती है, जो गार्ड सेल होते हैं वो ओपन करे रहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो होता है, ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है, वो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो जो जाइलम वाला क्षेत्र होता है उसके अंदर
जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। कब? दिन में। अब आते हैं भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसलोकेशन इसको बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद हैं, जो उत्पाद बने हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च वगैरह बने हैं, तो उनका जो वहन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इनका स्थानांतरण करता कौन है? प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का। तो हमने देखा अभी कि फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम और किसका वहन करता है? तो अमीनो अम्ल का वहन करता है और अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न दिया जा सकता है कि जो फ्लोएम होता है वो विलेय उत्पादों का, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों एवं अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में लाए जाते हैं। और ये पदार्थ कहाँ लाए जाएंगे? जो फ्लोएम लेके आ रहा है तो भंडारण अंग में, फलों में, बीजों में, वृद्धि वाले अंगों में ले जाएगा। चलिए, फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सुक्रोज सरीखे पदार्थ होते हैं फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ले जाता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता अनुसार पादपों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तनों के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं ध्यान रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोएम होता है वो क्या कैरी करता है? तो फ्लोएम जो है वो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन करता है और साथ में जो है अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का वहन करता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है जल और खनिज लवण का वहन करता है। तो जाइलम जो है जल और खनिज लवण का वहन करेगा। अब आते हैं वापस से उत्सर्जन पर। उत्सर्जन की बात करें तो एक्सक्रीशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का। फिर यहाँ से आज का जो चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जितना बड़ा ये चैप्टर रहा है। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपाचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता तो उत्सर्जन कहलाता। तो हमने देखा था कि जो ब्लड होता है, ब्लड जो है वर्ज्य पदार्थों को भी लेके घूमता रहता है। तो अंत में जिस प्रक्रिया से इनका निष्कासन होता है इन वर्ज्य पदार्थों का, उपाचयी पदार्थों का, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। और मानव में जो उत्सर्जन होता है, तो मानव में जो उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मानव में उत्सर्जन होने के लिए एक जोड़ा वृक्क होता है, वृक्क को हम किडनी बोलते हैं। तो एक जोड़ा, आपको पता है कि 2 किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है, एक राइट किडनी है, और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी भी होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया, तो एक जोड़ा मूत्रवाहिनी भी होता है जिसको हम लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर भी बोलते हैं। तो लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर हिंदी में मूत्रवाहिनी बोलते हैं। साथ में एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क कहाँ पर होता है? तो वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो ये आपसे लोकेशन पूछ सकता है परीक्षा में। तो वृक्क जो है उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, जहाँ तब तक रहता है जब तक मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। फिगर माध्यम से आप समझ लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये जो है लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये बाई मूत्रवाहिनी है, और ये जो है दाई मूत्रवाहिनी है। हिंदी में इसको हम यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। और ये सवाल आपसे पूछा गया है कि वृक्क और मूत्राशय के बीच में आपसे पूछा गया था कि मूत्राशय को हम क्या बोलते हैं? तो यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आके मूत्र इकट्ठा होता है तो यूरिनरी ब्लैडर। आपसे सवाल पूछा गया था 6 से 8 साइंस में, जो TRE 2 में सवाल हुआ था कि जो है किडनी और जो है यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो ट्यूब पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी, यूरेटर। तो आंसर था यूरेटर। और जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय को हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और मूत्र मार्ग होता है इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। और मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और मूत्रवाहिनी को क्या बोलते हैं? तो ये होता है यूरेटर। और यही आपसे सवाल पूछा गया था। तो
किसके बीच में होता है, जो ट्यूब्स होती हैं, पूछा गया था कि किडनी और यानी वृक्क और यूरिनरी ब्लैडर, वृक्क और मूत्राशय के बीच में जो पाइप होता है, पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो आंसर था यूरेटर, मूत्र वाहिनी। अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। जो मूत्र बनता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो मूत्र का बनने का उद्देश्य रुधिर में वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। तो जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए मूत्र बनना आवश्यक है। फुसफुस जो लंग्स होते हैं, फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। तो जो भी यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं वृक्क में, वो जो है अलग कर दिए जाते हैं। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल तो किडनी में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में ऐसे निस्यंदन एकक होते हैं। ईच किडनी में जो है फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, निस्यंदन एकक होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। और उन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को, उन निस्यंदन एकक को हम क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। वृक्काणु इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन आपसे पूछा गया है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि किडनी में निस्यंदन इकाई क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी में क्या होती है, तो वृक्क में या किडनी में निस्यंदन इकाई या निस्यंदन एकक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं। नेफ्रॉन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल पाया जाता है, जिसको हम बोमन संपुट बोलते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बोमन कैप्सूल जो है शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, तो किडनी में पाया जाता है बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। वृक्काणु की संरचना बताई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से कि निस्यंदन एकक इसको कहा जाता है, वृक्काणु को, नेफ्रॉन को। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है और जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है और जब तक फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अंततः यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है। तो तंत्रिका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसके नियंत्रण में रहता है, तो तंत्रिका नियंत्रण में होता है। तो हमारी जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उसके नियंत्रण में होता है। इसी वजह से जो है आप जो है कई बार होता है कि जब ऐसी स्थिति हो कि जो है टॉयलेट ना जा पाए तो उसको हम थोड़ा देर रोक भी सकते हैं। तो तंत्रिका नियंत्रण में होने के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो कृत्रिम वृक्क होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, जिसको हम होम्योडायलिसिस बोलते हैं। आपने डायलिसिस नाम का शब्द सुना होगा कि लोग डायलिसिस कराने जाते हैं। तो डायलिसिस क्यों कराने जाते हैं, तो होता क्या है कि जो किडनीज होती हैं, जो वृक्क होते हैं, हमारे जीने के लिए, रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शरीर जो है काम करना बंद कर देता है, किडनीज काम करना बंद हो जाती हैं। और जब किडनीज काम करना बंद हो जाती है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ब्लड में ही घूमते रहेंगे। तो जब वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकल पाते तो दिक्कत होने लगता है। तब उस चीज़ से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, जो है कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस के माध्यम से। तो एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, तो आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से हम कृत्रिम वृक्क क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद जो है, जो किडनी खराब होने की वजह से, किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है तो उसके वजह से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन डायलिसिस के द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। फिर यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना था, डायलिसिस का प्रोसेस वगैरह आपको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो डायलिसिस होता क्या है एक्चुअली में, तो ये आर्टिफिशियल किडनी का एक सिस्टम बना दिया जाता है जिससे मनुष्य को जो है, मनुष्य के अंदर जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद है उनको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि उसका किडनी तो फेल हो गया, काम कर नहीं रहा, तो इस वजह से डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, फिल्ट्रेशन होता है 180 लीटर का आरंभिक। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, लेकिन जो वास्तव में जो उत्सर्जित मूत्र होता है वो 1 से 2 लीटर होता है। अब यहाँ पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब छोटा सा टॉपिक है पादप में उत्सर्जन, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कहा जा सकता है। तो पादप में उत्सर्जन में देखेंगे तो उत्सर्जन में हमें क्या देखना है, अपशिष्ट उत्पाद ही देखना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ही देखने हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट ही होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में।
तो अपशिष्ट उत्पाद होता है ऑक्सीजन। इसके अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसका छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तता में संचित होते हैं। तो बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पे संचित होते हैं? तो कोशिकीय रिक्तिका में। ये आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से कि जो सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं, कोशिकीय रिक्तता होते हैं, उसमें पादप अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित होते हैं। तो जो पौधों से पत्तियां या पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो उसमें भी क्या होता है? अपशिष्ट उत्पाद संचित होता है, यानी पेड़ के भले के लिए वो पत्ती जो है गिरती है। फिर अन्य अपशिष्ट उत्पाद जो है वो किस रूप में आते हैं? तो रेजिन या गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो जो रेजिन या गोंद पाया जाता है किसी वृक्ष में, वो क्या दिखाता है? वो उसका अपशिष्ट उत्पाद होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर अंगदान के बारे में कुछ दिया गया, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं परीक्षा दृष्टि से। तो सामान्य प्रत्यारोपण जो होता है अंगदान का, कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल होते हैं। और साथ में जीवित होने पर ये सब किया जा सकता है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में किडनी किसका से संबंधित है? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, या फिर खनिज लवण भी अगर आएगा, मिनरल साल्ट्स भी आएगा तो भी आंसर सही हो जाएगा। तो जल का वहन एवं खनिज लवण के लिए। भोजन का वहन कौन करता है? भोजन का वहन एवं अमीलो अम्ल का वहन कौन करता है? तो फोलेम करता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण जो पेड़ पौधे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो चाहिए ही, क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा होता है, और यह क्रिया कहाँ पर होता है? तो हमने देखा था कि पायरुवेट का जब विखंडन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ऊर्जा निकलेगी, तो ये कहाँ पर होता है? हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रश्न आज के यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपको शाम को कोशिश करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जल्दी से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद हम आपके लिए प्रश्न लेके आएँ। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।